इंटरव्यू में सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन्होंने चुनाव के पहले भी कहा था कि लालू प्रसाद की संपत्ति को सरकार जब्त करेगी और उस संपत्ति में बिहार सरकार गरीबों के लिए स्कूल खोलेगी। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को एक पंजीकृत अपराधी बताया है और कहा है कि यह बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे जेल यहां जाना होगा और उसे अवैध कमाई की संपत्ति जनता को लौटानी ही होगी। तो बड़ा बयान और ये बड़े एक्शन के संकेत भी दिए जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर के बयान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, और कहा है कि लालू प्रसाद की संपत्ति को सरकार जब्त करेगी और उस संपत्ति में बिहार सरकार गरीबों के लिए स्कूल खोलेगी। तो देखिए, सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद एक पंजीकृत अपराधी है और कहा है कि यहां बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे जेल जाना होगा। तो गृह विभाग जब से संभाला है सम्राट चौधरी ने, लगातार वो एक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन जब बात किसी सियासी दिग्गज की हो, उस पर एक्शन लेने की बात हो, तो ये बड़ी खबर अपने आप में बन जाती है, बड़ा बयान अपने आप में बन जाता है कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जो है वो जब्त होगी और उसमें गरीबों के लिए स्कूल खोल दिया जाएगा। ये आपको हम पूरा बयान भी दिखा रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लालू प्रसाद की संपत्ति जब्त होगी। और उन्होंने कहा भी है कि चुनाव के पहले भी मैंने यही कहा कि लालू प्रसाद यादव की जो संपत्ति है, और ये पूरा टेक्स्ट भी आपको दिखा रहे हैं कि चुनाव के पहले भी मैंने कहा है कि लालू प्रसाद की जो संपत्ति है उसे सरकार जब्त करेगी। लालू प्रसाद पंजीकृत अपराधी है, यहां कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी हो उसे जेल जाना ही होगा और अवैध कमाई की संपत्ति उसे जनता को लौटानी ही पड़ेगी। तो ये बयान, बड़ा बयान सम्राट चौधरी का, और स्पष्ट रूप से कहा है। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, बड़ा बयान इसे कहेंगे, एक्शन के मूड में है सम्राट चौधरी और कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जब्त हो जाएगी और वो संपत्ति जो जब्त की जाएगी वो गरीबों के लिए होगी, गरीब के बच्चों के लिए होगी। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? देखिए, चुनावी नतीजे के बाद जिस तरीके से जो नतीजा है उसके बाद प्रचंड बहुमत के बाद बहुत मजबूती से जो है वो बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि सरकार चलाए और निर्देश जो हैं वो कड़े जाएं, और इसे लेकर के लगातार पूरे बिहार में आपने देखा होगा कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो काफी तेज बढ़ी है। तमाम जो अतिक्रमण है वो हटाए जा रहे हैं, तो जो क्रिमिनल्स हैं उस पर सख्ती बरती जा रही है और साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर के भी सरकार एक मजबूत संदेश दे रही है। और इसी के तहत जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने राजनीतिक रूप से एक कड़ा बयान दिया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो भी अगर अवैध संपत्ति है वो जो है वो जब्त की जाएगी और वहाँ पे स्कूल खोले जाएंगे। पिछला अगर आपने देखा होगा कि कई ऐसे जगह हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, नारायण मिश्रा हुआ करते थे, उनकी जो संपत्ति जो है वो बिहार में जब्त हुई थी, पूरी कोठी जब्त हुई थी और वहाँ पे स्कूल खोला गया, बच्चे जो है स्कूल जाते थे, गर्ल्स जो स्कूल खोला गया, हॉस्टल खोले गए। तो ऐसे कई जगह है जहाँ पे जब्त करके लगातार सरकार जो है स्कूल खोलते रही है और इसी के तहत सम्राट चौधरी ने एक बड़ा संदेश दिया है। रवि, हमने चुनाव के पहले भी देखा था जब बीजेपी प्रवक्ताओं की एक जो फौज है वो लालू प्रसाद की मॉल वाली जमीन के पास पहुंची थी और कई आरोप लगाए गए थे। किस स्तर से एक्शन लेने के संकेत दिए हैं सम्राट चौधरी ने? देखिए, ये मामला पूरी तरह से जो है वो उस पर ईडी ने भी कार्रवाई की, उसे अटैच किया था। उसके बाद पूरा जो मामला है वो सीबीआई में चल रहा है। लगातार जो है आपने देखा होगा निर्देश दिया गया है जहाँ पे हर दिन जो है वो सुनवाई होनी है। अराउज एवेन्यू कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो यहाँ पे एक कोर्ट का मामला है। कोर्ट में जब तेजी से सुनवाई हो रही है, अगर फैसला आता है उसके बाद जो है ये कार्रवाई देखी जा सकती है। देखना होगा कि कोर्ट में जो फैसले हैं वो कैसे आते हैं, लेकिन इस मामले में राजनीतिक रूप से जो है एक कड़ा संदेश देने की कोशिश जो है वो सम्राट चौधरी ने किया है। जी बिल्कुल। और इस बयान को अगर देखा जाए, आरजेडी के स्टैंड को देखा जाए, हालांकि आरजेडी लगातार तो कोर्ट के जो फैसले टिप्पणियां आती है उस पर भी सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब डिप्टी सीएम ने और गृह विभाग के जो मंत्री हैं
अब वो अगर ऐसे बयान देते हैं तो इसको किस तरीके से आरजेडी देखेगा, क्या लग रहा है, कैसी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है? देखिए, आरजेडी के तरफ से जो है वो प्रतिक्रिया थोड़ी देर में जरूर मिलेगी क्योंकि ये जो बयान जिस शक्ति के साथ दिया गया है, आरजेडी में जो है वो आक्रोश है और वो थोड़ी ही देर में बयान जारी करेगी। और आरजेडी का कहना ये है कि ये राजनीतिक रूप से जो है वो धमकाने की कोशिश की जा रही है। मामला जो है वो कोर्ट में है और कोर्ट में जो फैसला देगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। उससे पहले ये कैसे कहा जा सकता है कि ये जो है वो कार्रवाई की चले बिल्कुल। तो एक बड़ा बयान सम्राट चौधरी का कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और वहां गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे, जो जन कल्याण के काम है उसमें उसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। आज नालंदा दौरे पर सीएम नीतीश होंगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ होंगे। राजगीर पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह है। समारोह में सीएम डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 1218 प्रशिक्षु डीएसपी का दीक्षांत परेड समारोह रखा गया है, जहां पर यह कार्यक्रम राजगीर पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह, जहां डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 1218 प्रशिक्षु डीएसपी का दीक्षांत परेड समारोह है। और पटना से बड़ी खबर, जहां भाई वीरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। आरजेडी विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। पटना पुलिस का 50 पन्नों की यह चार्जशीट है। सिविल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच बातचीत का यह मामला, पंचायत सचिव संदीप कुमार के साथ बातचीत और ऑडियो वायरल हुआ था। SC/ST थाने की ओर से नोटिस भाई वीरेंद्र को पहुंचा था। पंचायत सचिव की ऑडियो बातचीत और बयान शामिल किया गया था। भाई वीरेंद्र ने इस मामले में बॉन्ड भी भरा था। तो देखिए, पंचायत सचिव के साथ जो बातचीत की गई थी और अब इस पूरी बातचीत को लेकर के एक जो चार्जशीट है दाखिल किया गया है। पटना पुलिस ने 50 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर सिविल कोर्ट में दाखिल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून पर बड़ा सवाल उठा दिया है। मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून अच्छा है, लेकिन यहां बड़े बड़े तस्कर को छोड़ा जा रहा है। बड़े तस्कर पैसे का इस्तेमाल कर छूट जा रहे हैं, गरीब लोगों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। तो शराबबंदी तो बहुत आवश्यक है, होना ही चाहिए। शराब जो पीता है वो राक्षस हो जाता है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो गलत है। कार्रवाइयाँ में दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है कि जो बड़े बड़े तस्कर हैं, हजारों लाखों लीटर में जो खेलते हैं वो बच रहे हैं। मोटा पैसा उनके पास है, लगता है उसका उपयोग करते होंगे। जो पुलिस पदाधिकारी है, एक्साइज पदाधिकारी है, सिविल पदाधिकारी है, कोटा पुराने के लिए उन्हीं को पकड़ता है और बड़का बड़का को छोड़ देता है। आज 5 लाख या 6 लाख शराब के संबंधी केसेज हैं। उस केसेज में 4 लाख के आसपास सब गरीब तबके के लोग हैं। किसी को बेल हुआ है, किसी पर केस है, इत्यादि की। और वो गरीब कौन है? जो मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शराबबंदी का से कार्रवाई इस कदर होनी चाहिए कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार से कार्रवाई से वंचित रखना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने अपील किया है नीतीश कुमार से और कहा है कि बेटी जो मायके आती है उसको अच्छा वातावरण मिले और सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की मांग कर रही है बिहार रोहिणी। उनको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उनके घर में है। बेटियां तो यहाँ सुरक्षित है। भारत सरकार ने जनगणना कराने को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 2 चरण में होने वाली जनगणना डिजिटल तो होगी ही, इसमें जातियों की भी गिनती होगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 15 साल बाद होने जा रही जनगणना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। सबसे पहले सेंसस 2027, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का।
ये जनगणना भारत की अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद होगी। जनगणना 2027 में करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी लगाए जाएंगे। इनमें इन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर और कई तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे। देश में पहली बार डिजिटल सर्वे होने जा रहा है। घर घर जाकर डिजिटल सर्वे करने वाले अपने टैबलेट या मोबाइल ऐप में हर घर जाकर सभी जानकारी इकट्ठा करेंगे। हर घर का लोकेशन, सुविधाएं, परिवार के सदस्यों की शिक्षा, भाषा, धर्म, रोजगार, दिव्यांगता, प्रवासन और दूसरे जरूरी जानकारी भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी, जबकि दूसरे चरण में फरवरी 2027 से जनसंख्या की गणना होगी। बता दें, इसके पहले 2011 में जनगणना हुई थी, फिर 10 साल बाद यानी 2021 में सेंसस होनी थी, जो अब तक नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात ये कि इस बार होने जा रही जनगणना में जातिगत आधार पर भी गिनती होगी, जिसकी मांग काफी पहले से उठती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन की नाक के नीचे बालू की कालाबाजारी का खुलासा करने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन का ऑपरेशन बालू माफिया से हड़कंप मच गया है। न्यूज़ 18 ने कल ही आपको दिखाया था पटना में पीले सोने का कैसे अवैध कारोबार चल रहा है। बालू माफियाओं का नेक्सस किस तरह फल फूल रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे कैसे बालू की काला बाजारी हो रही है। न्यूज़ 18 ने आपको बालू की लूट की ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाई। अब न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। देख लीजिए पटना की ये तस्वीरें। अवैध बालू खनन और पीले सोने की लूट पर कैसे करारा प्रहार किया गया है। प्रशासन ने ऑपरेशन बालू माफिया का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मनेर, बिहटा, रानी तालाब और पालीगंज में पुलिस और खनन विभाग की विशेष संयुक्त टीम एक साथ एक्शन में आ गई है। और दीघा में एक साथ 28 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। यह कहा गया है कि अवैध बालू था और वो ओवरलोड था, इसलिए उसे जब्त किया गया है। जबकि हम आपको तस्वीरों में दिखा दे कि ये ट्रैक्टर जो लगा हुआ है सभी में 100 फीट से भी कम बालू है। और ऐसे में बालू माफियाओं के खिलाफ एक्शन के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया है। पटना के बेऊर थाना इलाके में भी अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। एसडीओ, एसडीपीओ, खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बेऊर मोड़ के पास बालू मंडी में छापेमारी की और अवैध रूप से बालू बेच रहे 9 ट्रैक्टरों को ट्रॉली के साथ जब्त कर लिया। तो दानापुर में बालू लदी नाव को जब्त किया गया है। लोदीपुर और ब्यापुर गंगा नदी घाट पर अवैध तरीके से बालू खनन की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। टीम ने अवैध बालू से लदे 2 नाव को जब्त कर लिया और 7 बालू माफिया को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जो नदी नाव के माध्यम से लोगों के द्वारा अवैध बालू का खनन और उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, उस पे की गई छापेमारी। उसमें हमारे द्वारा 3 नाव पकड़े गए थे, जिसमें से 2 नाव को जब्त किया गया है। बिहार में सख्ती और चेतावनी के बावजूद भी माफिया पर नकेल कसना बड़ी चुनौती है। कड़ाई के बावजूद बालू माफिया की अवैध ढुलाई जारी है। खान एवं भूतत्व विभाग का जिम्मा संभाल रहे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के अल्टीमेटम के बावजूद बालू माफिया रुकने का नाम नहीं ले रही। दूसरे जिलों की बात तो दूर, राजधानी पटना में बालू माफिया खुलेआम अवैध बालू की ढुलाई से लेकर उसकी बिक्री भी कर रहे हैं। पीले सोने का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हो गया है। प्रशासन के ऑपरेशन बालू माफिया से हर तरफ हड़कंप मचा है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत कुमार की रिपोर्ट। और नालंदा से बड़ी खबर, जहां युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। मोहम्मद अतहर हुसैन के रूप में पहचान मृतक की हुई है। बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा, नाम पूछकर युवक से मारपीट की। लूट का घायल युवक की मौत हो गई है। मामले में 10 नामजद हैं, 4 गिरफ्तार किए गए हैं। रो थाना क्षेत्र के रो भाटा के पास की यह घटना सामने आई है।
आ रहे थे, पंचर हो गया साइकिल। तब कुछ लोग वहाँ पर आग ताप रहे थे, तो पूछे कि ये साइकिल पंचर का दुकान कहीं पर है, तो नाम पहले पूछा गया कि अपना नाम बताएं, मोहम्मद अतहर हुसैन। उनके बाद सबसे पहले बोले कि ठीक है, अतहर तो पूरा टोबा टोबी करे लगा कि क्या क्या तेरे पास है दिखलाओ। तो पैसा 5,000 रुपया था इसके पास, और कपड़ा था, साइकिल था, वो सब छीनने लगा। तो अपना बोलने लगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं, तो उसको लपड़ थप्पड़ मारने लगा। इतनी लपड़ थप्पड़ करने के बाद इतनी बुरी गत से उसको मारा है। दिनांक 5/12/25 को एक घटना घटी थी, जिसके संबंध में जानकारी मिली कि ग्राम भट्टा थाना रो में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है, जिस संबंध में रो थाना कांड संख्या 413/25 दर्ज किया गया और 10 नेम्ड व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तो देखिए, पटना ले जाते समय युवक की मौत हो गई। नालंदा से ये बड़ी खबर सामने आई है और इस मामले में एक्शन भी हुआ है। 10 नामजद किए गए हैं, तो 4 की गिरफ्तारी भी पुलिस अब तक कर चुकी है। नवादा से अनिल विशाल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, क्या ये पूरी घटनाक्रम मारपीट की सामने आई, हत्या कर दी गई? देखिए, इसमें इस पूरे मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों में भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई है और जिनके घर में जिनके ऊपर मारने का आरोप लगा है उनके द्वारा भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो चोरी का मामला बताया गया है। उसमें जो पीड़ित जो है उनकी पत्नी ने रोड थानाध्यक्ष को यह लिखित आवेदन दिया है कि उनके पति जब फेरी करने के लिए निकले थे तो उनके साथ गाँव के कुछ युवकों ने उसे बुरी तरह से पीटा है, जहाँ इलाज के दौरान में बीती रात उनकी किम्स पावापुरी नालंदा में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने इस आधार पर कार्रवाई करते हुए कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनके तरफ से पूछताछ भी जारी है। वहीं दूसरे मामले में जिनके घर में चोरी की घटना हुई थी उनके द्वारा भी एक लिखित आवेदन रोह थाने को दिया गया, जिसमें उन्हें नामजद अभियुक्त मोहम्मद अतहर को बनाया गया है कि वो उनके घर में घुसे थे और घर में चोरी की नीयत से घुसे और उनके घर से कई जो कीमती सामानें थी वो चोरी हुई थी और उन्हें रंगे हाथों उससे पकड़ भी लिया गया था। इसको लेकर उन्होंने हालांकि लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जरूरत थी कि पुलिस को उन्हें सस्पेंस सौंप दिया जाना चाहता, मगर भीड़ ने उसे जो है बेरहमी से पीटा और कल उसकी रात में जो है मौत हो गई है। इस दोनों तरफ से अलग अलग दोनों प्राथमिकी दर्ज हो गई है। अब देखना होगा कि पुलिस की तफ्तीश जो है अभी कहां आगे तक पहुंची है, मगर मौत हो जाने के बाद मामला जो है पूरी तरह से उलझ गया है और पुलिस दोनों तरफ से काम करने में लगी हुई है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अनिल। खबर मोतिहारी से जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बरियारपुर के एक होटल में शादी समारोह चल रहा था, तभी एक मौलवी ने बीच में घुसकर स्टेज पर खड़ी एक युवती के सिर पर हाथ फेर दिया, जिसके बाद वो लड़की बेहोश हो गई और फिर उसके बाद अजीब सी हरकत करने लगी। इस घटना से हैरान परेशान परिजनों ने मौलवी की जमकर धुनाई कर दी और उसे टॉयलेट में बंद कर दिया और पुलिस को इस घटना की सूचना दी। बाद में मौलवी की तलाशी में उसकी जेब से एक रुमाल मिला जिसमें नशीला पदार्थ था और पूछताछ में पता चला कि वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और इस बीच सिवान से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में जवान की मौत हो गई है। सड़क हादसे में बीएसएफ जवान की मौत की खबर है। मधु कुमार को अज्ञात गाड़ी ने रौंद दिया। घटना स्थल पर ही जवान की मौत हो गई। रात्रि गश्ती के दौरान यह हादसा हो गया। संदिग्ध गाड़ी का पीछा करते वक्त रौंद दिया गया। सराय थाना क्षेत्र में पदस्थापित थे, तो सड़क हादसे में बीएसएफ जवान की मौत की खबर। मधु कुमार को अज्ञात गाड़ी ने रौंद दिया। गाड़ी को घुमाकर वापस वो नहीं वाले थे, तब तक एक अज्ञात वाहन के द्वारा पुलिस पार्टी में सम्मिलित BSF-2 डेहरी के जवान मधु कुमार को काफ़ी गंभीर रूप से धक्का मार दिया गया, जिनका इलाज के क्रम में हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। इस घटना का जांच कर पता किया जा रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट ने सबसे कम समय में 50,000 से ज्यादा यात्रियों को सेवा देने का रिकॉर्ड बना लिया है। इस खुशी में पूर्णिया एयरपोर्ट पर केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। मौके पर एयरपोर्ट के डायरेक्टर DP गुप्ता ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट में
महज 88 दिन में ही 54,000 यात्रियों के उड़ान का रिकॉर्ड बना लिया है। 88 दिन में पूर्णिया से दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद 4 बड़े शहरों की कुल 592 फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। आज हमारे एयरपोर्ट के प्रचालन के 88 दिन हो चुके हैं और 50,000 से ज़्यादा यात्री यहाँ से आवागमन कर चुके हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी कोई RCS एयरपोर्ट का प्रचालन जो है इतनी तीव्र गति से हुआ है। अभी 592 से ऊपर हवाई जहाज़ों की आवागमन हो चुकी है यहाँ पे। शुरुआत में केवल 2 एयरलाइंस जो जिन्होंने शुरुआत की थी 5 ही दिन का प्रचालन था, वो भी ऑल्टरनेट डे था। धीरे धीरे इसको जो है डेली सर्विस और 7 दिन का प्रचालन किया गया IF से टाई अप करके। एक लंबे आंदोलन के बाद एयरपोर्ट मिला और इतने कम समय में 50,000 यात्री यहाँ से यात्रा कर चुके हैं और पूरे विश्व मानस पटल पर पूर्णिया का नाम आ गया। आज भी लगता है कोई एक सपना देख रहे हैं, विश्वास नहीं होता है कि सपना पूरा हो गया है। तो बहुत खुशी की बात है और पूर्णिया हमारा अब उड़ान ले चुका है।